Good morning, students. Today we have to discuss about one of the important phenomenon that are taking place on the surface of different substances. Students, in our daily life, we come across different situations. We come across various situations like phenomenon of corrosion, phenomenon of crystallization, electrode phenomenon. In all these phenomena, changes are taking place at the surface of the material. Very important here. That is, इलेक्ट्रोड की जो फेनामिनन होती है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, लाइकवाइज जो प्रोसेस ऑफ जो फेनामिनन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको आप समझ सकते हो. लाइकवाइज जो डिसोल्यूशन के फेनामिनन है, if you look all these phenomenon, you definitely say here that in all these phenomenon changes are taking place at the surface of the material. इलेक्ट्रोड्स वाली जो फेनामिनन होती है, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर बेटे क्या होता है, उसका या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, वो सरफेस की है. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, मटेरियल के सरफेस पे आके बेटे दूसरे डिपॉजिट होते हैं. लाइकवाइज बेटे जो आपका डिसोल्यूशन है, इसमें भी क्या होता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल बेटे उसके ऊपर आता है. तो अगर आप केयर करो तो इन ऑल दिस फेनोमेनन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ द सब्सटेंसेस. बेटे अगर आप केयर करो तो ये जो सरफेस पर जो चेंजेस होते हैं, इनको डील करने वाली जो केमिस्ट्री हमारी है, जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस, इज कॉल्ड एज सरफेस केमिस्ट्री. सो इन सरफेस केमिस्ट्री we have to discuss the different aspects of such type of phenomenon here. Students, before going in detail about the phenomenon that are taking place at the surface of different substances, let us consider some basic term associated with surface chemistry. But one of the basic term is adsorbent. Adsorbent is the material at the surface of which substances get absorbed. Very important here. बेटे जैसे मान लो मैंने आपको बेटे चारकोल दिया. चारकोल जानते हैं आप? मान लो बेटे चारकोल हमने आपको दिया, और इस चारकोल पर बेटे डिफरेंट गैसेस के पार्टिकल ऐसे ऐसे स्टिक किए हुए हैं, ऐसे ऐसे मान लो इस चारकोल के ऊपर. तो बेटे जो चारकोल है, इसको सरफेस केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं बेटे ये एब्जॉर्बेंट है. जिस सरफेस के ऊपर कोई मटेरियल बेटे आकर के एक्यूमुलेट करता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट हियर, उसको हम लोग एब्जॉर्बेंट बोलते हैं. द मटेरियल द सरफेस ऑफ विच द सब्सटेंस ऑफ अदर मटेरियल, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर मटेरियल गेट्स एक्यूमुलेटेड is called absorbent, and the material which get absorbed over the absorbent, it is called beta absorbate. Very important here.
बेटे एक है एब्जॉर्बेंट, एक है एब्जॉर्बेट। खूब तरीके से इसको समझिए कि मान लो बेटे आपको हमने कोई कहा कि एक हमने चारकोल दिया है बेटे, केयर करो। तो चारकोल हमने आपको दिया, इस चारकोल के सरफेस पर बेटे मान लो हमारे पास हमारी गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बेटे ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे एब्जॉर्ब हो गए बेटे यहाँ पर, इनका एक्यूमुलेशन ऐसे हुआ है। तो इन दोनों मटेरियल को अगर क्लासिफाई करें हम लोग तो जो बेटे ये है जिसके सरफेस पे हुआ है बेटे मटेरियल इकट्ठा हुआ है, उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेंट। और जो मटेरियल बेटे इसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेट बोलेंगे। हैव गॉट द आइडिया? जैसे बेटे हम कहें चलो बेटे हाइड्रोजन गैस है, ये एब्जॉर्ब हुई बेटे, इसके ऊपर इकट्ठा हुई, और ये चारकोल है। तो अगर आप क्लासिफाई करोगे तो कहोगे चारकोल क्या है, वो एब्जॉर्बेंट है, जबकि बेटे हाइड्रोजन क्या है, एब्जॉर्बेट है। सो गॉट द आइडिया? अब सुनो, अब समझो बेटे एक और इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन, तो बेटे एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन। तो मैं दोनों में अंतर आपको बता रहा हूं, तो दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो बेटे हमने आपको रेजिन दे दी, और रेजिन को कहा बेटे क्या करो, पानी में बेटे आप डाल दो। तो क्या होता है बेटे, जो आपकी रेजिन है थोड़ी देर बाद वे स्वेल कर जाती है। बेटे स्वेल इसलिए करी हुई है क्योंकि जो सॉल्वेंट वाटर है बेटे वो क्या किया, उसकी जो बाउंड्री है उसको पेनिट्रेट करके बेटे वाटर अंदर आ गया। वो केयर करो, इसकी सराउंडिंग में बेटे मान लो हमने कहा ये रेजिन हमारी है, तो बेटे इसके चारों ओर क्या है, वाटर है। वाटर ने क्या किया बेटे, इस रेजिन की बाउंड्री को पेनिट्रेट करके बेटे इसके बल्क में अंदर बेटे वो इंटर कर गया वो, और इंटर किया गया बेटे आपकी रेजिन क्या स्वेल कर गई। किशमिश वाली सिचुएशन जानते हो ना, अगर मैं कहूँ बेटे किशमिश ले लो आप, उसको पानी में आप डाल दो तो थोड़ी देर बाद किशमिश स्वेल कर जाती है। तो स्वेलिंग इसलिए हुई है क्योंकि जो वाटर बेटे मॉलिक्यूल है वाटर का, वो जो आपकी रेजिन है, जो किशमिश है बेटे, उसकी बाउंड्री को पेनिट्रेट करके वो अंदर चला गया हुआ, अंदर चला गया तो बेटे क्या हुआ, वो जा करके बेटे वो स्वेल कर गई। तो ये जो फेनोमेनन है एक्यूमुलेशन की, जिसमें बेटे क्या होता है, दूसरे सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है बाउंड्री पेनिट्रेट करके बेटे इंटर कर जाता है अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बेटे बात आपसे करूं कि जैसे हम लोग, मैं इसकी बात करूं कि बेटे एक कंटेनर आपको दिया हमने बेटे, और फिर क्या किया, इसमें डिफरेंट गैसेस हमने रख ली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस को रख लिया। और फिर बेटे हमने क्या किया, इसमें चारकोल डाल दिया बेटे, एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। तो जब आप चारकोल डाल देंगे तो जानते हैं बेटे ये गैसेज, आपका जो प्रेशर होगा वो कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटे ये जो डिफरेंट गैसेज के जो मॉलिक्यूल हैं आपके चारकोल के सरफेस पे बेटे क्या करते हैं, आकर के बेटे ऐसे वो कलेक्ट हो जाते हैं। वो बाउंड्री को पेनिट्रेट नहीं किए बेटे, वो किया कि वो सरफेस पर आकर के वो कलेक्ट हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, बाउंड्री को पेनिट्रेट करके इनसाइड बेटे बल्क वो क्या किए, वो जा करके वो वहाँ पे कलेक्ट हुए। जब इनसाइड द बाउंड्री बेटे वो जाएंगे तब तो क्या कहेंगे, वो कहेंगे एब्जॉर्प्शन है। और ऑन द बाउंड्री होंगे तो क्या बोला जाएगा उनको बेटा, उनको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। यस, तो बेटे वी हैव एब्जॉर्प्शन, इट इज योर थर्ड टर्म ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। नाउ वी हैव द फोर्थ वर्ब। बेटे जो एब्जॉर्प्शन है और जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक से सुनिए बेटे, ये फेनोमेनन एक साथ भी हो सकती है। These two different phenomenon can takes place simultaneously। ठीक से सुनिए। तो बेटे जानते हो क्या होता है कि मान लो जैसे मैं आपको कहा कि बेटे मैंने निकल दे दिया, जैसे आप सुने हो
बेटे निकल आपको दे दिया और बेटे इस पर हमने कहा कि हाइड्रोजन पास करिए, जैसा कि आपने हाइड्रोजनेशन में सुना होगा। सुना है? एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराया है आपने? या बेटे आपने क्या किया होगा, जो हमारा आयल होता है उसका हाइड्रोजनेशन कराया होगा, याद है? दोनों केसेस में बेटे क्या होता है, यहाँ केयर करो। पहले क्या होता है कि बेटे योर हाइड्रोजन, बेटे देखो यहाँ पर समझो, हाइड्रोजन क्या होती है, निकल के सरफेस पे बेटे जा करके क्या होता है, वो एक साथ बेटे वो वहाँ पर आ जाती, वो उसके ऊपर इकट्ठा होती। तो उसके सरफेस पे जा करके बेटे अगर हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगी, एक्यूमुलेट कर जाएगी, तब आप क्या कहेंगे बेटे, दैट चेंज शुड बी कॉल्ड ए एब्जॉर्प्शन। लिसन, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटे एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करो, तो आपको कैसे डेफिनेशन दे सकते हो? तो हम लोग कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ए सब्सटेंस, accumulation of molecules of a substance on the surface of another substance. Accumulation of the molecules of a substance on the surface of another substance is called adsorption. Have you got the idea? अब आओ बेटे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि हमारा जो एडजॉर्प्शन है बेटे, इसको क्लासिफाई करना हमको है। वी हैव टू क्लासिफाई एडजॉर्प्शन। तो पहले बेटे ना, बिफोर गोइंग अबाउट द डिटेल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, कि कोई चीज़ एब्जॉर्ब क्यों होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या हो सकती है। तो बेटे अगर मैकेनिज्म पे हम लोग जाएं तो हमको पता क्या है, देखो आपको दोनों सिचुएशन को केयर करो। बेटे एक सब्सटेंस हम लेते हैं और उसकी दो उसके बेटे जो स्पेसेस उनकी बात कर रहे हैं आपसे। मान लो कोई ये सब्सटेंस आपका है बेटे, इसका एक बाहर का हिस्सा, इस बाउंड्री के बाहर का हिस्सा, एक इसके बाउंड्री के अंदर का हिस्सा। पता बेटे, जो बाउंड्री है उसका जो इन्वायरमेंट है वो अंदर वाले बेटे जो पार्टिकल है उसके इन्वायरमेंट से अलग है। लिसन वेरी केयरफुली बेटे, अगर हम इसके पार्टिकल के जो बाउंड्री के अंदर के पार्टिकल इसकी सिचुएशन लें तो इनका इन्वायरमेंट अलग है। इन्वायरमेंट इस सेंस में अलग है कि बेटे ये एक दूसरे से ना जो फोर्स अप्लाई करते हैं बेटे, वो नेट कैंसिल होकर के जीरो फोर्स देता है। मतलब अंदर बेटे पार्टिकल के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा इस बात के कि बेटे इस बाउंड्री के जो इस बाउंड्री के अंदर बेटे जो लाई करने वाले जो पार्टिकल हैं, डेफिनेटली बेटे क्या है, ये किसी स्ट्रेस में नहीं है। मतलब बेटे उनके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करता। नेट फोर्स की वैल्यू बेटे इनसाइड बेटे अंदर जो है बाउंड्री, वो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो जीरो है। लेकिन बेटे जो बाहर का जो हमारी बाउंड्री पे जो लाई करने वाले जो पार्टिकल हैं उनका इन्वायरमेंट दूसरा है। दे आर इन स्ट्रेस। बेटे उनके बीच का जो फोर्स काम करता वो कैंसिल नहीं होता, वो कैंसिल आउट नहीं होता। तो फोर्स अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बेटे क्या होगा, उन पर एक नेट फोर्स एक्ट करेगा। ये जो नेट फोर्स एक्ट करता है बेटे, अपनी लैंग्वेज में इसको हम लोग कहते हैं वो रेजिडुअल फोर्स है। लिसन बेटे, इसको हम लोग रेजिडुअल फोर्स बोलते हैं। मतलब आप कहेंगे जो पार्टिकल बेटे इनसाइड द बाउंड्री हैं उनका कोई रेजिडुअल फोर्स नहीं, उनका रेजिडुअल फोर्स जीरो है। लेकिन बाउंड्री पर जो लाई करने वाले पार्टिकल बेटा उन पर क्या हो गया, उनके ऊपर रेजिडुअल फोर्स एक्ट कर रहा है, एक नेट रेजिडुअल फोर्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रेजिडुअल फोर्स, रेजिड्यू समझते हो ना, कुछ कैंसिल हुआ है लेकिन कुछ बचा हुआ है। तो जो बचा फोर्स बेटे उसी को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल फोर्स। ड्यू टू दिस रेजिडुअल फोर्स द पार्टिकल एट बाउंड्री have tendency to attract बेटे the particles of other substances।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रेजिडुअल फोर्स, बेटे इसकी बाउंड्री पर जो लाई करने वाले जो पार्टिकल हैं, इट हैज़ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बेटे ना द पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस। तो बेटे जब ये आएगा यहाँ पर तो आप समझ पा रहे हो, तो बेटे जब दूसरे पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे तो बेटे इसका रेजिडुअल फोर्स वायनिश करेगा, मतलब खत्म होगा धीरे धीरे करके। जब बेटे ये खत्म होगा तो आपका जो सिस्टम है जिसके ऊपर बेटे जो चल रहा है, ये एक्यूमुलेशन चल रहा, पार्टिकल इकट्ठा हो रहा है, बेटे वो एक नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटे रिलीज करता है उसी को हम लोग रेजिडुअल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटे? उसको हम लोग रेजिडुअल एनर्जी बोलते हैं, या इसी को बेटे हम लोग रेजिडुअल इंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा एच लिखते हैं। समझ बात आ रही बेटे आपको? अब ये जो रेजिडुअल एनर्जी डेल्टा एच बेटे ये तो पक्की है, एनर्जी रिलीज हुई है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव हियर सिंस दिस इज द एक्सोथर्मिक चेंज। तो नो डाउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0, बट अगेन ड्यू टू बेटे ना this attraction due to residual force, entropy of the particle decreases। जो पार्टिकल आया बेटे जो एब्जॉर्ब किया है उसकी एंट्रोपी कम हुई है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कम हुई है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग किस टर्म में मेजर करते हैं बेटे? एंट्रोपी चेंज के टर्म में मेजर करते हैं। इसका मतलब बेटे इसके जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एच, दैट शुड बी ऑल्सो बी लेस देन 0, ये भी निगेटिव होनी चाहिए। बट आपको पता है एक कंडीशन आपको पहले ही बता रखी हमने है बेटे किसी चेंज के स्पॉन्टेनियस होने की। मैंने वहां आपसे बात करी थी तो मैंने कहा फॉर द चेंज टू बी स्पॉन्टेनियस बेटे द डेल्टा जी वैल्यू शुड बी लेस देन 0, दैट शुड ऑल्सो बी नेगेटिव। सो जस्ट लिसन हियर, and we have a relation delta h is equal to delta h minus t delta s। क्यों बेटे? क्यों? बट आप कह रहे हो ये नेगेटिव होगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है और इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि अगर कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, अगर वो स्पॉन्टेनियस है, तो पक्का है दो एंथैल्पी चेंज है दैट शुड ऑलवेज बी मोर नेगेटिव देन टर्म टी डेल्टा एस, सो दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम नेगेटिव। यस? तो बेटे जब तक ये होगा, देखो जब तक ये वैल्यू टी डेल्टा एस से हायर होगी तब तक तो स्पॉन्टेनियसली बेटे वहाँ एब्जॉर्प्शन चलेगा। और जब क्या बेटे एक ऐसी सिचुएशन, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल एब्जॉर्ब करता जाएगा रेजिडुअल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? 0। और आप बोलते हो कि जब डेल्टा 0 होता है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाता। फिर क्या दिखाई पड़ेगा कि बेटे जितने एब्जॉर्ब करेंगे उतने ही बेटे यहाँ से निकलेंगे, जितने एब्जॉर्ब करेंगे उतने ही निकलेंगे। तो याद करना, यहाँ से एक नया टर्म आपके पास आ गया कि ठीक है बेटे एक्यूमुलेशन को तो हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, लेकिन रिमूवल को क्या बोलेंगे? डीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी एब्जॉर्प्शन। तो इस जब बेटे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो सिचुएशन क्या दिखाई पड़ेगी बेटे? पहले एब्जॉर्प्शन भी होगा और डी एब्जॉर्प्शन भी होगा, और ये दोनों सेम रेट से होंगे। जब ये दोनों चीज़ें बेटे अपोजिट चेंजेस सेम रेट से होंगे तो डेफिनेटली दैट चेंज शुड बी कॉल्ड एज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हियर बात समझ पा रही है? अब चलो बेटे अब ये देखते हैं कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ दिस रेजिडुअल फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेजिडुअल फोर्स वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द बेटे फिनोमेनन ऑफ एब्जॉर्प्शन हियर। ये जो रेजिडुअल फोर्स है बेटे इसका नेचर दो तरीके का हो सकता है। मतलब बेटे ये रेजिडुअल फोर्स वीक वैन डर वाल्स फोर्स हो सकता है, या बेटे ये केमिकल बॉन्ड हो सकता है। लिसन वेरी केयरफुली।
ये जो रेजिडुअल फोर्स आप कहते हो विच इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस, ओवर द बाउंड्री ऑफ द बेटे एब्जॉर्बेंट, वो क्या है, वो उसका नेचर दो तरीके का हो सकता है। या तो बेटा वीक वंडर वॉल्स फोर्स जैसा ये हो सकता है, या बेटे जैसे केमिकल बॉन्ड जितना मजबूत होता है बेटे उसकी तरह का हो सकता है। तो याद करना, इफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स अकर्स ड्यू टू बेटे प्रेजेंस ऑफ वंडर वॉल्स फोर्स एज द बेटे रेजिडुअल फोर्स, पता है बेटे वंडर वॉल्स फोर्स एक फिजिकल फोर्स है, तो उस तरह का जो एब्जॉर्प्शन होगा डेफिनेटली बेटा उसको हम लोग कहेंगे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, या बेटे उसको फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आप कह सकते हैं उसको डेफिनेशन अगर आप देंगे तो आप बोलेंगे इफ एब्जॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू वीक वंडर वॉल्स फोर्स दैट इज द फिजिकल फोर्स, द एब्जॉर्प्शन शुड बी कॉल्ड एज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। यस, देन फिर बेटे इसकी अगर आप डेफिनेशन देंगे कि अगर बेटे वहां पर जो एब्जॉर्प्शन हुआ है इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, इन दोनों मटेरियल के बीच में बेटे ये मान लो आपका एब्जॉर्बेंट है और ये एब्जॉर्बेट है, इनके बीच में बेटे कोई केमिकल बॉन्ड बने। केमिकल बॉन्ड कैसा हो सकता है, कोवेलेंट या आयनिक, किसी तरह का बॉन्ड अगर बनता है तो डेफिनेटली बेटे तब जो एब्जॉर्प्शन होगा उसको हम लोग केमिजॉर्प्शन बोलते हैं या केमिकल एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। यस, तो वी हैव टू क्लास ऑफ बेटे एब्जॉर्प्शन, दैट इज वन इज कॉल्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन, एंड अदर क्लास ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड बेटे केमिकल एब्जॉर्प्शन और केमी एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, now after that let us define the important characteristics of these two absorption, physical absorption as well as the chemical absorption। समझ में बात आ रही है आपको? तो फर्स्ट टेक हियर द important characteristics of बेटे physical absorption or physisorption। Let us take one by one. But one of the important characteristics of the physical absorption is that is absence of specificity। बेटे मतलब ये हुआ ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई एक सब्सटेंस आएगा तो उसके लिए बेटे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, दूसरा आएगा तो कम होगा, तीसरे के लिए बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जो बात है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बेटे जो भी सब्सटेंस आएगा उस सरफेस के कांटेक्ट में पक्का बेटे सारा का सारा सब्सटेंस वहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। इट हैज़ नो सेलेक्टिविटी टुवर्ड्स बेटे एनी वन ऑफ द सब्सटेंस, ऑल द सब्सटेंस आर इक्वली गेट एब्जॉर्ब ओवर द बेटे सरफेस हियर। सो कहा जाता है कि पहला जो है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटे जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, उसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, और कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ बेटे स्पेसिफिसिटी बोल सकते हैं। समझ गए बेटे? दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये होती है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। पता बेटे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर हम ये वाली सिचुएशन लें कि आपको बेटे हमने एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट दिया है और गैसियस एब्जॉर्बेट दिया है, तो बेटे जो अमाउंट ऑफ जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है जिसको एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, बेटे किसी एब्जॉर्बेंट के बेटे यूनिट मास पर जितना ग्राम ऑफ बेटे ना एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब होता है उसको एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हाँ ठीक है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक बट बेटे अमाउंट ऑफ जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बेटे एब्जॉर्बेट। मान लो हमने आपको दो सिचुएशन दी, केयर करो बेटे, आपको हमने सल्फर डाइऑक्साइड दी बेटे
आपको हमने मीथेन दिया, आपको हमने हाइड्रोजन दी। ठीक से सुनिए, तो चूंकि बेटे ये नॉन स्पेसिफिक है तो ये तीनों तो एब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे। कोई आप एब्जॉर्बेंट ले लोगे सबके ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, बट बेटे इनके एब्जॉर्ब होने का जो अमाउंट होगा बेटे ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि बेटे जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जिसको अमाउंट आप बोल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि बेटे आपने किस तरह का यहाँ पर एब्जॉर्बेट कैसे लिया हुआ है। तो आपने 11th में एक बात सोची थी, पढ़ी है, जिसको हम लोग बोलते थे बेटे फेनोमेना ऑफ लिक्विफिकेशन, और उसी में एक बात आई थी जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते थे। फेनोमेना ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज में हमने ये बात करी थी। वहाँ पर बेटे बात जो आई थी वो आई थी दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर की। तो आपने कहा था कि जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा बेटे वो इजीली लिक्विफाई कर जाती, और बेटे जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है वो हार्डली लिक्विफाई करती। आइडिया है ही नहीं है? अब सुनो, उस क्रिटिकल टेम्परेचर को बेटे नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट से इसको जोड़ो, तो आप कहोगे जिन गैसेस के बेटे क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होते हैं वो अमाउंट ऑफ बेटे उनका एब्जॉर्प्शन, जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेटे उनका हाई होता है, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बेटे लो होता है उसके एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू लो होती है। फॉर एग्जांपल बेटे अगर हम आपकी बात करें, आपको क्वांटिटेटिवली दे रहे हैं 630 केल्विन बेटे इसकी वैल्यू है, 190 केल्विन बेटे इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब क्या बेटे, अगर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट है तो पक्की आप कहोगे बेटे ये क्या, इसके एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए। बेटे इसकी लो है तो थोड़ी लो होनी चाहिए, और इसकी सबसे कम है तो बेटे इसकी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन डेफिनेटली रिवील्स दैट कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बेटे एब्जॉर्बेट हियर। समझ गए? आफ्टर दैट let us consider the next property beta, that is we have condition of beta, that is reversibility। पता अभी आपको कंडीशन में बता रहा था बेटे रिवर्सिबिलिटी की, मतलब चेंजेस बेटे, ये जो चेंज है वो रिवर्सिबल नेचर का है। मतलब क्या होगा, पहले तो इनिशियली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी बेटे एब्जॉर्प्शन भी होगा, डी एब्जॉर्प्शन भी होगा। अगर इस जो रिवर्सिबल नेचर बेटे फिजिकल एब्जॉर्प्शन का है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। केयर करो कैसे लिखोगे। एक बात भी आपको यहाँ से आ जाएगी समझ में कि बेटे मान लो हमने बेटे सॉलिड आपको एब्जॉर्बेंट दिया, तो ये तो एब्जॉर्बेंट है ना, बोलो। और बेटे गैसीज हमने क्या दिया, गैस एज आपको क्या लिया, एब्जॉर्बेट लिया, बोलो। बेटे चेंज रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबिलिटी का साइन डालो, लेकिन हुआ क्या बेटे, जो हमारी गैस है वो क्या किया बेटे, जो हमारा सॉलिड है उसके इंटरफेस पे एब्जॉर्ब कर गया। तो देखो इंटरफेस बनाया हमने इसको, ये देख लो बाउंड्री, ये बाउंड्री बताती है किसकी, इस सॉलिड की बाउंड्री है जिसके ऊपर बेटे गैसेस पार्टिकल का एब्जॉर्ब किया गया। और यहाँ पे क्या होता है बेटे कि डेल्टा एच इज लेस देन 0, क्योंकि आपने कहा था ना कि यहाँ रेजिडुअल एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच वहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। हुआ बेटे, ये बात बताती है कि हमारा जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है एक रिवर्सिबल चेंज है। मतलब जो फॉरवर्ड का चेंज है बेटे उसको तो एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा, लेकिन जो बैकवर्ड का चेंज होगा उसको क्या बोला जाएगा, डिसॉर्प्शन बोला जाएगा। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि बेटे जो फॉरवर्ड का चेंज वो क्या है, एब्जॉर्प्शन का है, यही है ना। और जो बैकवर्ड बेटे इधर से इधर का चेंज उसको क्या बोला जाएगा, डी एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा। और सुनो, अगर फॉरवर्ड का चेंज बेटे क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड का चेंज कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा ये। यस, लेकिन बता रहा था कि हम जब बेटे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, टी डेल्टा एच के बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा बेटे, ये जो है ये सिस्टम रिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट गेन कर लेगा। इस यू गॉट द आइडिया।
So definitely बेटे this format of the change shows that कि the physical absorption बेटे definitely it is a reversible change. Yes? अब आप केयर करो, अगर आपको थोड़ी बात आती हो तो बेटे इस पर आप लोग कर क्या सकते हो कि अगर चेंज रिवर्सिबल है तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को आप डिराइव कर सकते हो. व्हाट आर द बेटे कंडीशंस अंडर विच बेटे द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैन बी मैक्सिमाइज्ड. लिसन वेरी केयरफुली. अगर हम ये चाहते हैं कि बेटे गैस ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बेटे गैस का वो सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब कर जाए, तो इस जो हमने यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है इसका यूज करके बेटे इसकी कंडीशन आप बता सकते हो कि किस कंडीशन में मैक्सिमम बेटे जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट होगा वो. उसको समझने के लिए बेटे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, आपने 11 में पढ़ा था, जिसको हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं. आर यू फैमिलियर अबाउट दिस वन हियर? जानते हो इसके बारे में? ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में जानते हो? यस. बेटे बताता क्या है, दो कंडीशन आपको डराइव करनी है बेटे, टेम्परेचर की कंडीशन और प्रेशर की कंडीशन. टेम्परेचर की कंडीशन ये बताती है कि चेंज कैसा बेटे एक्सोथर्मिक है. तो कहा जाता है कि बेटे क्या कर दिया जाए, अगर चेंज एक्सोथर्मिक हो तो जो लो टेम्परेचर कंडीशन होती बेटे वो हमेशा क्या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बेटे बढ़ाती है. तो वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन is the low temperature. If you keep the system at low temperature, no doubt बेटे extent of absorption should be high here. Yes, you got the idea बेटे? अब सुनो, हमको क्या करना है, अब प्रेशर की कंडीशन डिराइव करनी है. प्रेशर में क्या देखा जाता है जरा बताओ कि दोनों साइड में किधर बेटे गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है. पता है यहाँ एक गैस का मॉलिक्यूल बेटे, यहाँ एक भी नहीं है. मतलब रिएक्टेंट साइड में गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा है और हमको करना क्या बेटे, यही चीज़ बनानी है, हमको इसी चीज़ को बनाना है. तो आप पक्की बात जान रहे हैं, वहाँ पर अगर हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाएगा तो पक्का बेटे क्या होगा, हमारे बेटे उसका हमारी जो चेंज है उसका इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. राइट साइड में शिफ्ट हो गया तो उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं, इस सिचुएशन में बेटे हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो हाई हो जाएगा. तो इन दोनों डिस्कशन से आप एक बात पक्की निकाल सकते हो कि अगर आपको एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपको मैक्सिमाइज करना है, आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो इसकी दो कंडीशन होती हैं. वन ऑफ द कंडीशन इज दैट कीप योर सिस्टम एट लो टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी बेटे वेरी हाई. यस. ना बेटे योर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट. लिसन वेरी केयरफुली. सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट. बेटे इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझो, एक हमने आपको एब्जॉर्बेंट दिया, सॉलिड दिया बेटे, सेम मास लिया हमने, एक ही नेचर सेम रखा, एब्जॉर्बेंट एक ही ले रहे हैं, सेम मास लिया बेटे, एक को सॉलिड फॉर्म में रखा हमने, एक की बेटे पाउडर कर दिया, उसको खूब उसको प्रॉपर्ली ग्राइंड करके बेटे पाउडर बना लिया उसका. एब्जॉर्बेंट नेचर सेम है, मास भी सेम है, खाली दोनों का जो फिजिकल फॉर्म बेटे वो अलग अलग है. एक वैसे किस फॉर्म में बेटे, सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा पाउडर फॉर्म में. आप बताओ हमको कि किसकी सरफेस एरिया हाई होगी. तो नो डाउट आप समझ सकते हो कि जो पाउडर्ड बेटे हमारा जो एब्जॉर्बेंट है, इट हैज द हायर सरफेस एरिया. इसीलिए बेटे होता क्या है, लेकिन आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट. मोर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो सिंस बेटे पाउडर्ड जो एब्जॉर्बेंट है इट हैज द हायर सरफेस एरिया, तो नो डाउट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ पाउडर्ड बेटे एब्जॉर्बेंट शुड ऑलवेज बी हाई हियर. समझ पा रहे बेटे ये. और इसके आगे जो नेक्स्ट है वो आपका है बेटे इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन. इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन
बेटे इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन से मतलब हमारा हो बेटे जो वहाँ पर एनर्जी जो रिलीज हुई थी डेल्टा एच जिसको हमने बोला था। बेटे जब किसी एब्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब करता है तो जो एनर्जी निकलती है, जो सरफेस एनर्जी, इसको रेजिडुअल एनर्जी हमने बोला था, जो रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और बेटे इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन हमेशा डिपेंड करती है कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है बेटे वो स्ट्रांग है कि वीक है। आपने क्या कहा कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में बेटे जो फोर्स है वो वीक है, इसलिए बेटे इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बेटे बड़ी कम होती है। इट इज़ वेरी स्मॉल, इट हैज़ वेरी स्मॉल वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज बिटवीन बेटे 20 to 40 किलो जूल पर मोल। यस, ठीक। नाउ देयर आफ्टर बेटे लेट अस डिफाइन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटे केमिकल एब्जॉर्प्शन। पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बनाना है, इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए पॉइंट को ठीक से, वहाँ हमने कहा था लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यहाँ कहेंगे हाईली स्पेसिफिक। आपको पता है कि बेटे सबके बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता है। एब्जॉर्बेंट बेटे जो है ना किसी स्पेसिफिक जो एब्जॉर्बेंट के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। All the absorbent cannot form bond बेटे केमिकल बॉन्ड विद द एब्जॉर्बेंट। सो पक्की बात आप कहोगे कि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है इट इज हाईली स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक। सेकेंड बेटे तो दूसरी बात आती है वो इसको लेकर के आती, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हैज द रिवर्सिबिलिटी but chemical adsorption is always be beta irreversible. It is not reversible, it is irreversible. तो बेटे अगर रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल है, तो जो प्रिंसिपल आपने यहाँ पे लिखा है ना, इट कैन नॉट हेल्प यू टू बेटे डिराइव द कंडीशन ऑफ बेटे प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर द बेटे ऑप्टिमम एक्सटेंट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट बेटे जो आपकी जो अगला बेटे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट है। बेटे यहाँ भी सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट रोल प्ले करती है। इफ एब्जॉर्बेंट हैव हायर सरफेस एरिया, नो डाउट नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बेटे ज़्यादा बनेंगे। नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे तो नो डाउट बेटे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू हाई होगी। तो कहेंगे मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, मोर विल बी द बेटे एक्सटेंट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन। बेटे लास्ट वी हैव इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। पता है केमिकल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन बेटे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बेटे बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जिसको आपकी समझ इसकी बात की होनी चाहिए। बेटे वो बॉन्ड कोवेलेंट हो, वो बॉन्ड आयनिक हो, बेटा इन दोनों की स्ट्रेंथ आपके जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा इससे हमेशा क्या स्ट्रॉन्ग हायर होगी। अगर हायर होगी तो बेटे जो सरफेस एनर्जी रिलीज होगी जिसको आप इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी बेटे आपको हाई मिलेगी। तो नो डाउट आप कहेंगे बेटे जो इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है इट्स ऑलवेज हैव हायर वैल्यू और बेटे इट्स रेंज इज बिटवीन 140 to 220 किलो जूल पर मोल। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेटे that is this one here.